नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, सुर्खियां अखबार की में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। सितारों में मिले हैं रतन टाटा। जी हां, दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। पद्म भूषण से सम्मानित भारत के दिग्गज उद्योगपति हैं रतन टाटा ने दुनिया को अब अलविदा कह दिया। भारत के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक हैं रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हुआ। उनके निधन की खबर ने देश को, हर नागरिक को वाकई में दिल को तोड़ दिया। कुछ दिन पहले अचानक उनकी तबीयत नासाज थी, बिगड़ी थी। उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो देखिए, जैसा कि दीपिका ने अभी आपको कन्वे किया कि सिर्फ और सिर्फ दैनिक जागरण ही नहीं बल्कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग तरीके से रतन टाटा को फ्रंट पेज पर जगह दी है। और दे भी क्यों ना, अनमोल रतन उनको यूं ही नहीं कहा जा रहा है। फिलहाल पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं, लेकिन जो विचारक होते हैं, जिनके विचार में देश की समृद्धि और सुरक्षा होती है, वो कभी कहीं जाते नहीं, हमारे बीच सदा सदा के लिए रह जाते हैं। और रतन टाटा ने कभी भी सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन व्यक्तित्व की तरह देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और साथ में सामान्य मानवी के जीवन के बारे में भी उन्होंने उसको भी उत्कृष्ट करने के बारे में सोचा। मुझे याद आता है वो समय जब पहली बार रतन टाटा ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4 पहिया वाहन को लॉन्च किया था, जो कि इंडिका थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रतन टाटा के सामने मुश्किल खड़ी हो गई और वो कंपनी उन्हें बेचने तक की नौबत आ गई। फोर्ड के साथ में डील थी, लेकिन रतन टाटा को वो डील जिस दौरान फोर्ड के सामने वो क्रैक करने के लिए गए, बेचने के लिए गए, तो फोर्ड के मालिक ने उनसे कहा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूं, और जब आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में पता नहीं था तो आप इस सेक्टर में आए क्यों। उन्हें लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है, और उन्होंने वहीं पर उस डिसीजन को वापस से चेंज किया। और फिर वो समय 9 साल बाद आया जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा ने अपनी धाक जमाई। तो कहते हैं कि रतन टाटा का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि मैं निर्णय लेकर के, सही निर्णय लेकर के उसको साबित करने में विश्वास नहीं करता, निर्णय लेता हूं फिर उसे सही साबित कर देता हूं। वाकई में रतन टाटा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक युग का मानो अंत हो गया हो। राजकीय शोक 3 राज्यों में किया गया। देखिए, आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में रतन टाटा के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक रखा, और इस दौरान आधा ध्वज भी, राष्ट्रीय ध्वज, झुका रहा। इधर आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस बात की, ये बैठक में इस बात को प्रस्ताव पारित किया है कि रतन टाटा को भारत रत्न सम्मान देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और वाकई में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी यदि हम रतन टाटा को कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, टाटा समूह को तो उच्च स्तर पर पहुंचाया ही जमशेद टाटा, नवल टाटा, उसके बाद में रतन टाटा। और इसके साथ साथ जिस वक्त उनको कमान सौंपी गई थी, 90 का वो दशक था जिसमें सभी जितने भी देश थे वो अग्रसर हो रहे थे, विकास के पद पर आगे आना चाहते थे। उस वक्त हम तमाम चीज़ों को कह सकते हैं कि खरीदते थे, आयात करने का कोई साधन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद रतन टाटा ने तमाम चुनौतियों को समझा, स्वीकारा, और ना सिर्फ अपने समूह को आगे बढ़ाया बल्कि देश को भी विकास के पथ पर अग्रसर किया। देखिए, खास बात हमेशा रतन टाटा की ये रही है, वो अपनी ही बढ़ाई नहीं चाहते थे या फिर अपनी प्रोग्रेस नहीं चाहते थे। उनके आसपास जितने भी लोग थे, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे उनके घर वाले हों, सभी को वो हमेशा आगे रखते हुए ही आगे बढ़े। और यही कह सकते हैं कि उनकी एक दुर्लभ प्रतिभा थी जिसको सभी वाकई में सराह रहे हैं। और एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा सम्मानपूर्वक। देखिए, जो उनको जानता था वो तो कल दुखी ही था, लेकिन जो उनको नहीं जानता था, जैसे कि हम सारे देशवासी जानते रतन टाटा को, लेकिन एक अलग सी भावना उनसे जुड़ गई हमारी। और वाकई में ये बहुत कम होता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा एक ही रतन कभी कभी इस संसार में आता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं।
आसियान की चीन से तकरार लगातार जारी है। भारत के साथ संबंध सुधारने का करार भारत और आसियान रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। तो ये देखिए अगली खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आसियान का जिक्र किया गया है। भारत और आसियान रक्षा संबंधों को करेंगे प्रगाढ़, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर भी ध्यान होगा। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। आसियान क्षेत्र के रिश्ते चीन और भारत के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी एक स्पष्ट बानगी लाओस की राजधानी वियंतियन में कल देखने को मिली। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक चीन के पीएम ली शियांग के साथ हुई और इसके कुछ घंटे बाद इन नेताओं की मुलाकात भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आसियान भारत शिखर बैठक के दौरान हुई। दोनों बैठकों के बाद जारी बयान बताते हैं कि कैसे आसियान के देश के चीन की इस समूचे क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता से असहज और परेशान है, तो दूसरी तरफ ये देश भारत के साथ कारोबारी, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने को लेकर तैयार हैं। आसियान और भारत ने संयुक्त बयान जारी करके बताया है कि वो समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे, रक्षा और सुरक्षा सहयोग प्रगाढ़ करेंगे और साझा सैन्य अभ्यास भी बढ़ाने वाले। जाहिर सी बात है, देखिए 10 साल से आपको बता दें कि ये पूरा जो आसियान है इसके साथ संबंध चल रहे हैं। और देखिए सभी जो राष्ट्र मिलते हैं उनका मकसद यह होता है कि आपसी सौहार्द को तो बढ़ावा देना ही, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती हैं उनको किसी तरीके से और सुरक्षित करना। चीन का जो दबदबा है, हम कह सकते हैं जो उसकी विस्तारवादी नीति है, उससे न सिर्फ भारत बल्कि आसपास जितने भी राष्ट्र हैं वह कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं। और कई मामलों में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तमाम पड़ोसी देशों को साथ रख के चलें और आगे बढ़ें। तो इसी बीच आपको बता दें कि भारत व आसियान रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करना ये एक बड़ी प्रमुखता है। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ध्यान होगा। तो पीएम ने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं। पीएम ने कहा कि आसियान की राष्ट्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करता है भारत। और देखिए भारत हमेशा से इस बात को कभी डिनाई नहीं करता कि चाहे देश कोई भी हो, हमारी जो तटस्थता की नीति है वह हम उस पर हमेशा से कायम रहते हैं और यही हमारी यूएसपी भी है। इसके अलावा चीन के साथ बैठक में आसियान ने साउथ चाइना सी में UN क्लोज लागू करने की वकालत की। अब देखना ये होगा कि चीन इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा आपको बता दें लाओस की राजधानी वियंतियाने में गुरुवार को आसियान सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। देखिए ये तस्वीर वाकई में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं ना तो वह अपने धर्म को या जो हमारे धर्म हैं, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की भावना हम भारत हैं, रखते हैं और हमेशा हर जगह हम उसको पूजते भी हैं। और यही एक बार तस्वीर फिर से वापस देखने को मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि आसियान क्षेत्र के रिश्ते चीन भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और इसकी एक स्पष्ट बानगी लाओस की राजधानी वियतनाम में गुरुवार को देखने को मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी 10 सदस्य जो हैं देशों के प्रमुखों की बैठक में चीन के प्रधानमंत्री ली शियांग के साथ हुई थी। कुछ घंटे के बाद भारत के इन नेताओं की मुलाकात के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। तो देखिए ये बहुत खास है, क्योंकि साउथ चाइना सी में आचार संहिता पर जल्द फैसला हो, इसकी वकालत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और ये वाकई में अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे न सिर्फ भारत बल्कि हम पहले भी कह चुके हैं तमाम जो एशिया के देश हैं वो वाकई परेशान हैं। तो देखिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात का जिक्र किया। 2025 चूंकि आगामी वर्ष 2025 है, 2025 भारत आसियान पर्यटन वर्ष होगा। पीएम मोदी ने समिट में कहा 21वीं सदी भारत और दक्षिण पूर्वी देशों की होगी। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधों को बढ़ाने में जुटा है। साझेदारी के 10 सूत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष घोषित किया। मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन और जापान के पीएम इशिबा से मुलाकात करते हुए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करी है। इस समय मैरीटाइम यानी कि जो मरीन सिक्योरिटी है उसमें इंडिया अपने आप को और मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है, इसीलिए आसियान देशों के बीच में एक बेहतरीन समझौता हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको दीपिका अगली खबर बताएंगे।
जाहिर सी बात है, देखिए हरियाणा में नेताओं ने पार्टी से ज्यादा निजी हित साधे हैं, इसीलिए हम हारे हैं। देखिए राहुल गांधी ने कल एक बड़ी बात कही और वाकई में ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल जिस तरीके से बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा को इनवाइट नहीं किया गया था, न्योता नहीं दिया गया था। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर लगातार जारी है। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के संग पहली अहम बैठक की। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा, नेताओं का हित सबसे ज्यादा हावी था। सूत्रों ने बताया कि चुनाव परिणामों की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आपको दीपिका ने बताया, न्यूज़पेपर में भी इसी बात का जिक्र है। और न सिर्फ अमर उजाला बल्कि मेरे हाथ में एनबीटी न्यूज़पेपर था, जिसके हेडिंग मैंने आपको दिखाई और फर्स्ट पेज पर ही एनबीटी ने इस खबर को तरजीह दी है। हरियाणा में क्यों हार गई जो है कांग्रेस, इसका पता लगाएगी कमेटी, जिसके गठन के बाद अभी दीपिका ने आपको बता दिया है। एक बार मैं खबर से आपको रूबरू करा देती हूँ किस एंगल से इस खबर को प्रेजेंट किया है एनबीटी सहित अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग की खास बात जानते हैं क्या थी? वो खास बात ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मीटिंग जरूर बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया था। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि हरियाणा में कई नेताओं ने पार्टी हितों से ज्यादा अपने निजी हित को तरजीह दी और शायद यही वजह है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को यहां पर नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और प्रचार अभियान के तरीके से भी नाखुश थे। मीटिंग में ईवीएम में गड़बड़ी की जो शिकायतें आई हैं, उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। एक सूत्र के मुताबिक राहुल इस हार से काफी ज्यादा खफा हैं, यानी कि नाराज हैं। उनका मानना है कि हार के कारणों की तय में जाना चाहिए। मीटिंग में तय हुआ है कि हार के कारणों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी फैक्ट को फाइंड करेगी कि आखिरकार एग्जैक्टली क्या रीजंस रहे हैं जिस वजह से कांग्रेस हार गई है। देखिए, कल भी हम लगातार इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे कि हरियाणा में नेताओं का जो हित रहा वो पार्टी से ऊपर हो गया, फिर चाहे वो हुड्डा गुट की बात हो या फिर शैलजा गुट की या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात कर ली जाए, सभी के हित ऊपर हो गए। उम्मीदवारों का बेहतरीन चयन शायद उस लिहाज से नहीं हो पाया और सभी अपने कैंडिडेट्स को सेट करना चाहते थे, वो चूंकि नहीं हुआ। इस वजह से जो प्रचार में जो जान नजर आनी चाहिए थी कांग्रेस की, वो जान नजर नहीं आई है। और हरियाणा के रिजल्ट के बाद अब समझिए कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है। कांग्रेस को बाकी क्षेत्रीय पार्टियां कमतर आंक रही हैं, क्योंकि हरियाणा जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बराबरी का प्रदर्शन किया था और विधानसभा चुनाव में माना जा रहा था कि वो लीडिंग पोजीशन में रहेगी, जो जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे, वो नहीं हो पाया है। देखिए, जाहिर सी बात है, अब आप समझिए कि 10 साल तक तो पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद आई बीजेपी की सरकार। जो कहा गया, जो एक्चुअल में फैक्ट सामने आया, वो ये भी थे कि 12 साल 10 से 12 साल ऐसे थे जिसमें संगठन लगातार जो है हरियाणा में वो कमज़ोर है कांग्रेस का, और ये कमज़ोरी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत जल्द भांप नहीं पाई। देखिए, संगठन मजबूत होने का मतलब ज़रा समझिए, संगठन का मजबूत मतलब ये होता है कि तमाम जो ग्राउंड जीरो पे जो लेवल पे कार्यकर्ता होता है वो घर घर जाए, वो लोगों से बात करे, वो नब्ज को टटोले, समझाए, परखे, लेकिन ऐसा हो ना सका और ये एक बड़ी हार का कारण रहा। इसके बीच आपको ये भी बता देते हैं, करीब 1.5 घंटे जो बैठक चली थी, उस बैठक में अजय माकन ने कम अंतर से हार वाली दर्जन भर से ज्यादा सीटों का ब्यौरा दिया। कहा कि बागी निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले वोट पराजय का कारण बने। देखिए, हम पहले भी आपसे यही कह रहे थे कि यदि बटेंगे तो जाहिर सी बात है इसका फायदा बीजेपी को होगा, और पहले भी यही कहा गया था कि यदि बीजेपी को फायदा होगा, यानी कि वोट कटेंगे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसका फायदा लेके जाएगी। और एक कह सकते हैं तथ्य ये भी सामने आया था कि हरियाणा का जो इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसकी स्टेट में गवर्नमेंट होती है, और ये एक बार फिर से हरियाणा के वासियों ने साबित करके दिखा दिया। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। पूजा, खबरें लेते हैं।
बिल्कुल, देखिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूरी हो जाता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि नेका विधायक दल के नेता चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने जगह दी है इस खबर को। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर 42 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में मात्र 6 सीटें आई हैं और जीत इख्तियार उन्होंने की। अब सबकी निगाह जम्मू कश्मीर के नए सीएम के चेहरे पर रही। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। इससे साफ है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उमर अब कांग्रेस से समर्थन पत्र प्राप्त करेंगे और अपने विधायकों के साथ सरकार गठन का दावा भी पेश करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर एक बात कही जाती है कि जम्मू कश्मीर की सियासत उतनी आसान नहीं है। वैसे भी जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा ही संघर्ष राज्यपाल और सरकार के मध्य देखने को मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियाँ कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में हालांकि संघर्ष आप देखते होंगे, वैसा ही संघर्ष अब जम्मू कश्मीर में नज़र आने वाला है और शायद उमर अब्दुल्ला ने इस बात को भांप लिया है, समझ गए हैं, इसीलिए वो केंद्र सरकार और मौजूदा समय में उपराज्यपाल के साथ में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहते हैं। तभी 370 को लेकर जो बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन से पहले रहा और अब जब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है 42 सीटों के साथ प्लस निर्दलीय और कांग्रेस का समर्थन उनको प्राप्त है, तो 370 को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी जिसने 370 को रिपील किया है उस पार्टी से जो कि केंद्र में भी मौजूद है उससे 370 की वापस बहाली की उम्मीद करना बहुत ही बेईमानी और मूर्खता जैसा है। इस बयान के बाद समझना बहुत आसान है कि उमर अब्दुल्ला का ये यू टर्न है 370 को लेकर। और जबकि हम पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करें तो स्टेटहुड का जिक्र उमर अब्दुल्ला ने ज़रूर किया है और कहा है कि 13-14 तारीख को जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है, कैबिनेट का गठन होता है, पहली ही कलम से स्टेटहुड को लेकर के वो अपने मंतव्य को स्पष्ट करने वाले हैं। उससे संबंधित एक चिट्ठी लिखेंगे केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, और वो बात वो करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए होगी, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, अब चूंकि चुनाव तो जीत लिया है, जाहिर सी बात है कि जो वादे किए हैं उन वादों पे खरा उतरना होगा। जो बीजेपी की हार का कारण, हालांकि यदि हम वोट परसेंटेज को देखें तो बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन घाटी में कहा गया था पूर्ण राज का दर्जा। अब वहाँ के लोग जो कह रहे थे वो ये कि भाई पूर्ण राज का दर्जा आपको देना ही था तो छीना क्यों? पहली बात ये बीजेपी के लिए। दूसरी बात उमर अब्दुल्ला के लिए ये कि 370 को बहाल करना, देखिए 370 को बहाल करना इतना आसान नहीं होगा, ये सभी को पता है, क्योंकि एक राज्य ये काम नहीं कर पाएगा बिना केंद्र के सहयोग से या उसकी परमिशन से, जो कि सेंट्रल की परमिशन ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है कि जो लॉलीपॉप दी गई है कश्मीर के बाशिंदों को, क्या उस लॉलीपॉप को भुना पाएंगे या फिर कुछ कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये है कि पहले से ही अमित शाह इस बात में बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि धारा 370 अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, वापस बहाल कभी हो ही नहीं सकता। चलिए, बहरहाल आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा संभव है, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद निर्वाचन आयोग का ध्यान अब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। इसकी घोषणा आयोग भी कर सकता है। वैसे जो संकेत मिल रहे हैं उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते की शुरुआत तक दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आयोग ने गृह मंत्रालय सहित दूसरी एजेंसियों के साथ दोनों राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की, साथ ही उसे अंतिम रूप दिया है। इसके पहले आयोग दोनों राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों का आकलन कर चुका है।
तो देखिए ये हेडिंग आप देख पाएंगे इस समय टीवी स्क्रीन पर। अगले हफ्ते झारखंड और महाराष्ट्र 20 यानी कि विधानसभा चुनावों की घोषणा संभव है। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर प्रिपरेशन अब दोनों ही पार्टीज की तरफ से, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो, क्षेत्रीय दलों के समीकरणों के साथ में उनको साधते हुए उनको साथ लेते हुए दोनों ही दलों की तरफ से शुरुआत कर दी गई है कैंपेनिंग की भी। आपने देखा होगा कि बीते दिनों झारखंड और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और बीते दिनों महाराष्ट्र से ही उन्होंने कई योजनाओं को लॉन्च किया। किसान सम्मान निधि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इस खबर को किस नज़रिए से पेश किया गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद निर्वाचन आयोग का ध्यान अब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है और ये लाजमी भी है। इसकी घोषणा आयोग कभी भी कर सकता है। वैसे जो संकेत मिल रहे हैं इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते की शुरुआत तक दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इस बीच आयोग ने गृह मंत्रालय सहित दूसरी एजेंसियों के साथ दोनों राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर के भी चर्चा की है, साथ ही उसे अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आयोग दोनों राज्यों का दौरा करते हुए चुनावी तैयारियों का आकलन कर चुका है। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सफर लगातार जारी। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आतिशी का बयान आया, जरूरत पड़ी तो सड़क पर बैठकर सरकार चला लेंगे, बंगला बीजेपी को मुबारक। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। सीएम आतिशी के आवास को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। सिविल लाइंस के जिस आवास में वे शिफ्ट हुई थी उसे खाली कर वह अपने निजी आवास में वापस शिफ्ट हो गई है। आपका आरोप है कि आतिशी से जबरन घर को खाली करा लिया गया। वहीं इस मामले में आतिशी ने आज यानी कि आज दिन आपको बता दें मीडिया के सामने खुद अपना पक्ष रखा और कहा था, देखिए कल ये पूरी खबर सुर्खियों में रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी इसीलिए परेशान कर रही है क्योंकि वह हमें चुनाव में नहीं हरा पाती। तो आतिशी ने कहा उनकी बीजेपी यानी कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाती तो ऑपरेशन लोटस शुरू कर देती है, फिर नेताओं को जेल में डालते हैं। उनका सीएम बन नहीं पाया तो अब सोच रहे हैं कि सीएम आवास पर ही कब्जा कर लें। अगर इससे शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। हम बड़ी गाड़ी बड़े बंगले में रहने वाली नहीं, राजनीति में नहीं आए। जरूरत पड़ी तो सड़क पर बैठकर सरकार चला लेंगे, तो बंगला बीजेपी को मुबारक। हम लोगों के दिलों में रहते हैं। तो देखिए आतिशी ये तमाम बड़ी बातें कहती नजर आई हैं और आतिशी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। देखिए चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि बंगला खाली कराने को लेकर अब कहीं ना कहीं जो आपको बता दें जो आम आदमी पार्टी है इसे कहीं ना कहीं अब मुद्दा बना रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आतिशी ने कहा है कि देखिए पीडब्ल्यूडी के इस पर लॉक लगा दिया है और अपने अधीनस्थ कर लिया। देखिए अब पूजा भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। तो देखिए आतिशी ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो सड़क से सरकार चलाएंगे। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग एंगल से इस खबर को उठाया है। सीएम आतिशी ने अब सामान से भरे हुए बक्सों के बीच बैठकर अपनी फाइलें निपटाई। ये तस्वीरें कल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जब आतिशी का सामान निकाला गया था और पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को बंद कर दिया था। उसके बाद आतिशी की ये तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें आतिशी सामान के बीच में बैठकर सोफे पर ही किनारे कुछ फाइलें यहाँ पर आप देख पाएंगे रखी हुई हैं जिस पर आतिशी सिग्नेचर कर रही थी, फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और सिग्नेचर करते हुए अपने काम निपटाती हुई नजर आ रही थी। इस खबर को किस तरीके से पेश किया गया है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। लिखा हुआ है, घर छीना है, काम करने का जज्बा कैसे छीनेंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। सौरभ भारद्वाज ने एलजी वीके सक्सेना पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा एलजी खुद अपना काम नहीं करते और गंदी राजनीति करने में लगे हैं। वो आपके कई नेता सीएम आतिशी का फोटो शेयर कर भाजपा को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा, तुम देख लो भाजपाइयों, तुमने एक चुने हुए सीएम से दिल्ली की जनता द्वारा दिया हुआ घर छीन लिया।
लेकिन जनता के लिए काम करने का जज्बा कैसे छीनोगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच बंगला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी इसी बंगले को लेकर के महल, आशियाना, तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आई थी। और इस बीच आतिशी को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वाला 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला नहीं दिए जाने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीएम आतिशी का सामान बंगले से जबरन निकलवा दिया गया और उनका अपमान किया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया है कि सीएम आतिशी अपने कालकाजी स्थित आवास पर पैक हो चुके सामान के बक्सों के बीच बैठकर फाइलों को निपटा रही हैं। सीएम आतिशी ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, भाजपा सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है, हम उनका स्वागत करते हैं। सभी बंगले भाजपा को मुबारक। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर बैठ करके भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। भाजपा परेशान है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती है। चुनाव लड़ते हैं तो मुंह की खाते हैं, सिंगल डिजिट से ज्यादा विधायक नहीं बन पाते, इसके बाद ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। किस तरह विधायकों को तोड़कर सरकार बना लें। पार्टी तोड़ने की कोशिश की तो उसमें भी फेल साबित हो गए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कहा, भारत के डीएनए में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। भारत के डीएनए में ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी भारत के डीएनए में है। अपार संभावनाओं से परिपूर्ण हमारे युवाओं की तरफ पूरी दुनिया नई उम्मीद से देख रही है। निश्चित ही आने वाला समय भारत का है। युवा संघर्षों से अपनी राह बनाएं, सफलता कदम चूमेगी। सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MPIT के प्रथम बैच के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान और श्रम की त्रिवेणी अनवरत प्रवाहित है। परंपरा, परिश्रम और प्रगति हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है। यही प्रवृत्ति हमें दुनिया में सबसे विशिष्ट बनाती है। आवश्यकता है खुद को वैश्विक स्तर के अनुरूप तैयार करने की। देखिए, आपको बता दें, जिस जगह तस्वीर जो मैंने अब तक पहुंचाई है, गोरखनाथ मंदिर में महानिशा पूजा और हवन करते वक्त की तस्वीर है, जिसमें 2 घंटे आपको बता दें ये महानिशा पूजा चली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में नवरात्रि की अष्टमी की तिथि पर मां भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जो हर साल प्रतिवर्ष गोरक्षनाथ पीठ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आते हैं। गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार पीठ में महानिशा पूजन हवन भी किया। 2 घंटे से अधिक तक ये अनुष्ठान चला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रगति की कामना की है देश के, प्रदेश के। इसी के साथ साथ नवमी तिथि पर शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर 9 स्वरूप की प्रतीक 9 कन्याओं के पांव भी पखारेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे। तो फिलहाल ये अपने आप में बहुत सुखद भी है, अच्छी भी, क्योंकि हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूजा के माध्यम से लोगों को साथ भी करते हैं, अपने आप को जोड़ते भी हैं, जो कि उनके एक अलग तरीके से छवि को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और दोनों ही जिम्मेदारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी निभाते नजर आते हैं समय समय पर। और अभी मौका गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका का था, तो उसका निर्वहन भी वो कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनुमति बिना JP सेंटर जाने पर अड़े हुए अखिलेश यादव, रास्ता रोकेगी पुलिस। तो देखिए, पिछले साल भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिला था, जब अखिलेश यादव गेट कूदकर पहुंचे थे। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह बिना अनुमति के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने अड़ गए। और देखिए, इस खबर को 11वें अमर उजाला में इस खबर को जगह दी है। और देखिए, ऐसे प्रशासन अखिलेश यादव को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। अखिलेश यादव को 1090 चौराहे पर रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से यातायात पुलिस ने डायवर्जन कर दिया है। कोई भी वाहन इस चौराहे से गांधी सेतु होते हुए JP सेंटर के आगे उद्यान चौराहे तक नहीं जा सकेगा।
तो देखिए दैनिक जागरण में ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। अनुमति के बिना जेपी सेंटर जाने पर अड़े हुए अखिलेश यादव, रास्ता रोकेगी पुलिस। और देखिए बीती शाम तो कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें आप देख पाए होंगे कि किस तरीके से टीन शेड की दीवार एक खड़ी कर दी गई है जेपी एनआईसी के बाहर। और ये समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव बिना अनुमति के जेपी सेंटर क्यों जाना चाहते हैं। पिछले साल भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। आप अच्छे बड़े कद के नेता हैं, आप किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगेंगे, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन आपको अनुमति नहीं देने वाला है। इसको एक सियासी स्टंट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। पिछले बार भी प्रशासन ने इस बात को कहा था कि अनुमति लीजिए, हम अनुमति देंगे, और बिना अनुमति के आप प्रशासनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख कर के अगर कोई काम करना चाहते हैं और आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं और सदन के अंदर आप मौजूद रहते हैं, आप अगर इस तरीके के कृत्य को अंजाम देंगे तो आप बाकी लोगों से किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि भाई जयप्रकाश नारायण की जयंती को मनाने से भाजपा उनको रोकना चाहती है, इस वजह से ये स्टैंड ले रही है। जब आप अनुमति ले ही नहीं रहे तब आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा आपको रोकना चाहती है या कोई आपको रोकना चाहता है? आपके हाथ में परमिशन के पेपर्स होते हैं दीपिका। ये देखो यही बड़ी बात है। बिल्कुल। अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि राजनीति करेंगे तभी तो लाइमलाइट में आएंगे। बिल्कुल। और ये बखूबी जानते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अब देखिए ना आप कि उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर कैसे आप सामने आए। हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव से खद जरूर समाजवादी पार्टी का बना है, लेकिन जो उपचुनाव आने वाले हैं उन उपचुनावों को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको यदि सुर्खियों में रहना होता है ना तो आपको कुछ अलग करना पड़ता है। पिछली बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव वही पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो दीवार फांद के जाना, दीवार फांदने के बाद किस तरीके से उनकी माल्यार्पण करना, ये तमाम चीजें पूरा घटनाक्रम जो है अखिलेश यादव इसको एक ड्रामा तैयार करना चाहते हैं और ये ड्रामे का मकसद यही है बिल्कुल। कि और हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस ड्रामे का आधा मंचन कल शाम को हुआ है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर आप देख पाएंगे, कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जूम करके आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये टीन शेड है और टीन शेड यहाँ पर लगाया गया और टीन शेड पर चेतावनी लिखी हुई थी, जिस पर आप ये देख पाएंगे कार्यकर्ताओं के हाथ देखिए, ये लाल पेंट से रंगे हुए हैं। जिस पेंट से टीन शेड पर चेतावनी लिखी गई, अखिलेश यादव यहाँ पर खड़े हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने उनकी मौजूदगी में उसी चेतावनी को उसी लाल पेंट से पोत दिया कि हम ना ये चेतावनी मानेंगे, ना हम परमिशन लेंगे, हम तो अंदर जाएंगे, हम माल्यार्पण करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवाद के विचारक जेपी, जो कि समाज में समाजवाद की स्थापना के लिए जाने जाते थे, बहुत बड़े विचारक थे, आप उसी लोकतांत्रिक मूल्यों को, प्रशासनिक अधिकारों को, आप सब चीजों को ताक पे रखकर समाजवाद के जनक, समाजवाद के नेता, विचारक के माल्यार्पण के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप तो ना तो उनके विचार मान रहे हैं और ना ही आप एक कुशल नेतृत्व और कुशल नेता होने का परिचायक अपना परिचय दे रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से दर्शकों को ये समझना चाहिए कि आज जब आपके हाथ में न्यूज़पेपर हो तो आप जब ये खबर पढ़ रहे हो तो इस बात को जरूर जहन में रखिएगा कि पिछली बार जब अखिलेश यादव गेट फांद रहे थे तब भी उनके पास परमिशन नहीं थी और इस बार भी उनके पास परमिशन नहीं है, पर वो माल्यार्पण पर अड़े हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली से 2000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। देखिए हापुड़ से तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस खबर को जगह दी है दैनिक जागरण ने। इस खबर को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस ने फिर से 2000 करोड़ की ये ड्रग पकड़ी है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कुछ दिन पहले ही 5000 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ चुका है। और देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि आखिरकार कहाँ से जो जखीरा है वो पकड़ा जा रहा है। और देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। 8 दिन की यदि हम बात करते हैं तो 8 दिन में 7680 करोड़ की 770 किलो ड्रग्स बरामद की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए कोकीन बरामद करने स्पेशल सेल पहुंची है और एक तस्कर लंदन फरार है, ऐसा बताया जा रहा है।
फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर स्थित एक गोदाम से पुलिस ने 208 किलोग्राम कोकीन को जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2080 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली में एक सप्ताह में मादक पदार्थों की ये बड़ी दूसरी खेप बरामद हुई है। मामले में यूपी के हापुड़, तमिलनाडु के चेन्नई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अक्टूबर को महिपालपुर से भी 5,600 करोड़ रुपए की 562 किलो कोकीन व 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआन की जब्ती हुई थी। देखिए, ये एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा इस कोकीन का मिलना काफ़ी चिंता को भी जन्म देता है। बिल्कुल, देखिए दीपिका ने भी आपको इस खबर के बारे में बताया और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। 200 किलो रमेश नगर में कोकीन मिली है, 2000 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और सिर्फ रमेश नगर दिल्ली में ही नहीं बल्कि भोपाल में भी 18,014 करोड़ की जो है 18,014 करोड़, माफ कीजिएगा, इतने की कोकेन वहां पर भी मिली है। और इसके अलावा पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर में हेरोइन जब्त हुई है। जिस तरीके से देश के अंदर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, कोकेन, हेरोइन, ये सब जब्त तो की जाती है, लेकिन जो तस्कर है वो गिरफ्त में नहीं आ रहा है। ये अपने आप में एक विचार है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये पैडलर्स कहाँ हैं, उन पर आखिरकार पुलिस कब तक शिकंजा कस पाएगी। और मुख्य कड़ी जहाँ से ये तमाम चीज़ों की तस्करी की जा रही है, देश के युवाओं को नशे की लत में ढकेला जा रहा है, वो कैसे रोका जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, तो जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पर हिंदू संगठन के नेताओं पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। रासना मंदिर पर महापंचायत के लिए बकायदा इसके लिए अनुमति मांगी गई है। प्रशासन ने इस बाबत इनकार भी किया है। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है, जगह दी है। गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि 13 अक्टूबर 2024 को डासना में प्रस्तावित महापंचायत का आयोजन नहीं होगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि शिव शक्ति धाम दासना में महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी और मंदिर की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिंदू संगठनों के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने जिलाधिकारियों से मुलाकात की थी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दासना क्षेत्र में धारा 163 जो कि पूर्व की धारा 144 थी लागू कर दी गई है, जिसके कारण महापंचायत का आयोजन संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एकत्रीकरण पर प्रतिबंध है। देखिए, जब धारा 144 लागू हो जाती है तो एक जगह पर 4 लोग भी एकत्रित नहीं हो पाते। ये तो महापंचायत की बात हो रही है, इसीलिए 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन नहीं किया जा सकता है। देखिए, बड़ी बात है, बड़ी खबर भी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एक विवादित बयान दे दिया गया था दूसरे समुदाय पर, उसके बाद देखा था कि कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की आबो हवा खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उसकी आग कहीं और ना फैले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके बाद में आपको बता दें कि रासना स्थित है देवी मंदिर में बाहर नारेबाजी हुई हिंदू विरोध में। बाकायदा आपको बता दें, जो हिंदू हैं उन्होंने विरोध किया। संगठन के जो तमाम पदाधिकारी पहुंचे, इसके अलावा कार्यकर्ता पहुंचे, कलेक्ट्रेट भी पहुंचा गया, ज्ञापन भी सौंपा गया। बावजूद इसके हल कुछ निकल के सामने फिलहाल नजर नहीं आया। और इस मामले में पुलिस ने महेश आहूजा सहित 25 अज्ञात के खिलाफ कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। इस पूरे प्रकरण में 18वीं ये FIR दर्ज की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि किस तरीके से, आपको ये भी एक अपडेट देते हैं कि जिस तरीके से यति के करीबी हैं अनिल यादव, उसको गिरफ्तार किया गया है। डासना स्थित देवी मंदिर में महंत यति नरसिम्हानंद के करीबी अनिल यादव को कविनगर पुलिस ने बृहस्पतिवार को रात गिरफ्तार किया। अनिल यादव के खिलाफ पहले से ही एक केस वेव सिटी थाने में दर्ज है। उनको बृहस्पतिवार को जमानत भी फिलहाल मिली हुई है। फिलहाल जो पंचायत की बात की जा रही है, बिल्कुल, वो अब हो नहीं पाएगी, ये अब क्लियर हो चुका है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिजिटल अरेस्ट करते हुए ठगने में बीटेक पास मास्टर माइंड सहित 4 लोग पकड़े गए हैं। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। आपको बताते चले कि डिजिटल अरेस्ट करते हुए ठगी करने वाले गैंग के 4 लोगों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बीच गैंग ने आगरा के एक व्यक्ति को ट्राई का अधिकारी बन डिजिटल अरेस्ट करते हुए उससे 15 लाख रुपए ठगे थे। गैंग का मास्टरमाइंड इंजीनियर है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि एक व्यक्ति से ठगी हुई थी। उसके पास जिस नंबर से फ़ोन आया था और जिस खाते में रुपए ट्रांसफ़र हुए थे उसकी जांच पड़ताल की गई। पुलिस को कुछ सुराग मिला।
पुलिस कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच गई है। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया है। गैंग का सरगना मोहम्मद सुहेल है। वो कंप्यूटर साइंस से अच्छे इंस्टीट्यूट से बीटेक कर चुका है। ये गिरोह लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए कॉल और मैसेज करके अधिकारी बनकर ठगी किया करता था। सोचिए। देखिए, अब आप ये इस खबर को समझिए, चूंकि ये खबर वाकई में आपके काम की भी है और आपको ये जानना बहुत लाजमी है कि इस तरह के ठग से आप बच पाएं। अब समझिए, आपको याद होगा लगभग हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है। आगरा में एक महिला को, जो कि एक टीचर थी, उसको एक कॉल आता है कि उसकी जो बेटी है किसी न किसी जाल में फंस चुकी है और यदि कहीं ना कहीं उसको बचाना है तो आप एक उनको लगभग 1-1.5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। इस तरह कॉल आया। जब महिला बदहवास हो जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तभी से ये पूरा मामला जो था वो सुर्खियों में आ रहा था और पुलिस पर भी लगातार दबाव बना हुआ था। अब देखिए, ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है कि डिजिटल अरेस्ट कर ठगने में बीटेक के जो मास्टरमाइंड है, आप समझिए कि जिस शिक्षा का प्रयोग आपको विकास के लिए होना चाहिए था, वो उस शिक्षा का आप इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। 4 महीने में ही आपको बता दें, इन लोगों ने 4 करोड़ रुपए इसी जालसाजी के साथ कमा लिए। लेकिन क्या अब आप ये समझिए, आपका फ्यूचर सिक्योर है? नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबर में। बिल्कुल, पराली जलाने पर केस दर्ज होगा और जेल भी जाना पड़ेगा। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है, जगह दी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अधिकारियों ने किसानों पर शिकंजा कसते हुए 10 किसानों को जेल भेज दिया है। देखिए, आपको बता दें, 10 किसानों को न सिर्फ जेल भेजा गया, 28 किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पराली जलाने पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। किसानों से अब तक 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पराली नहीं जला रहे थे और जिला प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें जेल भेज दिया। जबकि जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा जिले में पराली जलाने पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वाकई में देखिए, जैसे जैसे आपको बता दें कि सर्दी का वक्त सामने आता जा रहा है, वैसे वैसे पराली जलाने का जो सिलसिला है एक बार फिर से आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो देखिए, पराली जलाने पर जाना पड़ेगा जेल, ये न्यूज़पेपर ने हेडिंग दे रखी है और इस बीच पराली की तस्वीर भी यहाँ पर दी हुई है और उसके साथ में कुछ डिटेल्स आप देख पाएंगे। कुछ आंकड़े भी यहाँ पर जो है स्थापित किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि लोग थोड़ा सा जागरूक हो सके। मेरे अलावा दीपिका भी आपको ये खबर दिखा रही हैं। अमर उजाला न्यूज़पेपर ने दिल्ली एनसीआर के कॉर्नर में इस खबर को जगह दी है। देखिए, बड़ी बात इसलिए हम पूजा कह सकते हैं कि जेल की बात तो हमेशा कही जाती है। किस तरीके से सीज़न में पहली बार, देखिए जो खबर मैं आपको दिखा रही थी वो ये थी कि सीज़न में पहली बार दिल्ली की हवा में पराली का जहर घुलना अब शुरू हो गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेकर ये कहा गया है कि देखिए, बाय हुक बाय क्रुक किसी न किसी तरीके से बस जो वायु प्रदूषण है उस पर रोकथाम लग पाए, ये पहली प्रमुखता होगी। अब देखना ये होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दीपिका इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए कहा था कि आपने धाराएं बना दी, आपने गिरफ्तारी की बात कह दी, आपने डराने धमकाने की बात कर दी, लेकिन ग्राउंड पर वो चीजें कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं। तभी हो सकता है पूजा संभव जब आपसी सामंजस्य हो, आप खुद चाहें कि वायु प्रदूषण ना हो, आपके आसपास का क्षेत्र दूषित ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे नुकसान आपका ही है, आपके परिवार का ही, आपके बच्चों का ही है। बिल्कुल, देखिए चूंकि पीसीआर से कमांड आ रही है अगली खबर पर जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज इंक्लूड कर दूं यहाँ पर। 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के दौरान किस किस राज्य में कितनी पराली जलाई गई है, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जागरूक हों और आपके आसपास अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो अपने लोगों को भी रोकिए। हवा प्रदूषित हो जाएगी, हम सांस उसमें ले रहे हैं, आपके बच्चे सांस उसमें ले रहे हैं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे। पंजाब में 390 घटनाएं अभी 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच सामने आ चुकी हैं। हरियाणा में 225 ये आंकड़ा है, सबसे लीड में पंजाब है, फिर 225 हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे 133 आंकड़े के साथ में, राजस्थान 21, दिल्ली में
3 पराली जलाने की घटनाएं, यानी कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वहां पर इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमें समझना पड़ेगा कि अगर सांस लेने वाली हवा ही प्रदूषित होगी तो आप जीवन को कैसे बचाएंगे, कैसे और देखिए, एक संभालेंगे? सर्वे में भी कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी दूषित हो जाती है कि आदमी की जो यानी कि एक जीने की क्षमता होती है यानी कि 10 साल कम हो जाती है। तो आप समझिए ये कितना घातक है स्वास्थ्य के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर से दरिंदगी का मामला है। बंगाल सरकार से चिकित्सक फिर निराश हैं। 40 ने इस्तीफा पहले ही दे दिया है। दुर्गा पूजा के बीच आंदोलन को तेज कर दिया गया है। तो फिलहाल आमरण अनशन पर बैठे हैं डॉक्टर्स की हालत अब बिगड़ चुकी है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो आरजीकर अस्पताल में अपने सहकर्मी के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के बीच कल 5वें दिन भी आमरण अनशन जारी रखा। दोपहर 2:30 बजे कई मेडिकल कॉलेज के 9 जूनियर डॉक्टरों का अनशन शुरू हुए 113 घंटे बीत गए। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार शाम को कोलकाता के मध्य में धर्मतला में डोरीना क्रॉसिंग पर आमरण अनशन शुरू किया, जिसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई थी। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक की, लेकिन ये बैठक गतिरोध खत्म करने में विफल रही है। देखिए, सोमवार को ओपीडी बंद करने की चेतावनी जारी कर दी गई है और इस बीच दुर्गा पूजा के बीच ये आंदोलन और तेज हो चुका है। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों की अब हालत बिगड़ गई। आपने पहले भी सुना होगा कि किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। अब समस्या ये है, परेशानी ये है कि अभी भी जो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है, टीएमसी जो है, वो अभी भी कोई भी रास्ता बीच का अख्तियार नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर लगातार अनशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, डॉक्टर से भी अपील कर चुका है, देखिए जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, लेकिन आप काम पर तो लौटिए। और ये बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि मरीजों को डॉक्टर्स की भी तो ज़रूरत है ना। ये मरीजों को, ये डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आप या हम दोनों ही हम अपनी जिम्मेदारियों को तो नहीं भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी है। न्याय भी चाहिए और जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सत्संग हादसे पर भोले बाबा बोले हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की रची गई थी साजिश। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। हाथरस में सिकंदराबाद तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में 2 जुलाई को सत्संग में भगदड़ मचने से हुई 121 लोगों की मौत के मामले में 10 अक्टूबर को लखनऊ में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के समक्ष बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल की पेशी हुई। बाबा ने आयोग को बताया कि वो हादसा होने से 35 मिनट पहले ही निकल चुके थे। उनके जाने के बाद एक साजिश के तहत यह हादसा किया गया। उनके यहाँ चरण रज लेने जैसी कोई प्रथा नहीं है। बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया, एपी सिंह वही हैं जिन्होंने निर्भया के अगेंस्ट केस लड़ा था। एपी सिंह ने बताया कि करीबन 2.25 घंटे तक बाबा सूरजपाल के आयोग के समक्ष बयान दर्ज किए गए। देखिए, सत्संग हादसे पर भोले बाबा ने बोला है सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के जो सत्संग होते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी ही आयोजनकर्ताओं की बन जाती है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और यदि ऐसा ही था तो भोले बाबा क्यों छुप कर बैठे थे? तो तमाम बड़ी बातें, तमाम जैसे सवाल हैं जिसका जवाब तो देना पड़ेगा। बहरहाल सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा और लौटेंगे। नमस्कार।